नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर आज फिर से स्वागत है। अभी तक हमने 9 तारीख का पेपर सॉल्व कर लिया है बाल विकास का। आज हम 10 तारीख का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, तो आप लोग भी साथ देना मेरा। हम सभी मिलकर इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आज मैंने आपके लिए कैमरे की जुगाड़ की है, देखते हैं कैसा क्या रहता है। आज पहला ही क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदता का स्तर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मानसिक मंदता के का स्तर नहीं पूछा है, लेकिन मानसिक मंदता के स्तर होते कितने हैं उसके लिए अपन थोड़ा कैमरे की सहायता लेते हैं और देखते हैं। मैंने लिख रखा है जिससे आप लोगों को समझ ना जाए। तो मानसिक मंदता का जो देखा जाता है वो देखा जाता है IQ 70। जिन बालकों का IQ 70 से कम होता है उसे उन्हें अपन मानसिक मंदता के अंदर लाते हैं। मानसिक मंदता से तात्पर्य है कि ये बालक पढ़ने में क्या रहेंगे, पढ़ सही नहीं पाएंगे, ढंग से पढ़ने में पीछे रहेंगे, इनकी समझने में बहुत कम आएगा और अन्य बालकों की अपेक्षा बहुत कम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। ये जो बालक होते हैं जो कॉग्निटिव मतलब ज्ञानात्मक पक्ष के अलावा क्रियात्मक पक्ष में अधिक कुशल होते हैं। ये कारीगरों जैसा काम कर सकते हैं, हस्तलिपि कर सकते हैं, इन कार्यों में अन्य साधारण बालकों से अधिक सक्षम होते हैं। तो मानसिक मंदता का स्तर है कि खेल कूद पढ़ने लिखने हर स्तर में ये क्या रहेंगे, सामान्य बालकों से कमज़ोर रहते हैं। तो ये 4 प्रकार का मानसिक मंदता का स्तर होता है, जो कि पहला है प्रोफाउंड, सेवरवे, माइल्ड और मॉडरेट। तो ये 4 स्तर होते हैं अपने मानसिक मंदता के। अब इनके अलावा कोई अन्य होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं अपन अब ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। तो ऑप्शन में अपने दिया है प्रोफाउंड दिया है जिसे नम्र कहते हैं, द सेवरेवे दिया है जिसे गंभीर कहते हैं, और विद्वान और सामान्य माइल्ड दिया है। तो 3 स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। नम्र हो गया, गंभीर हो गया, सौम्य हो गया, एक मॉडरेट होता है, विद्वान नहीं होता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो विद्वान हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है। तो यहाँ से आता है कि बाल विकास में हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास। तो वृद्धि किसे कहते हैं ये हमें पता है, तो आंसर देना सरल होगा। मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ वृद्धि के ऊपर, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि को बाल विकास में हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, और वृद्धि से तात्पर्य है लंबाई, गुणाई, ऊंचाई और वजन। लंबाई, ऊंचाई, मोटापा, इनसे तात्पर्य होता है वृद्धि का। मतलब जिस बालक की लंबाई में परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे वो उसमें वृद्धि हुई, उसकी ऊंचाई में परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे वृद्धि हुई, उसका वजन बढ़ता है तो हम कहेंगे वृद्धि हुई। अर्थात जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। जिसका संख्यात्मक मान हो उसे हम वृद्धि कहेंगे। तो वृद्धि संख्यात्मक होती है, मात्रात्मक होती है। अर्थात यदि हम जिस चीज़ को नाप सकते हैं, मैंने कहा है कि इस बालक की लंबाई 3 फीट है, तो 3 फीट नापा जा सकता है तो वो वृद्धि है। उसका संख्यात्मक रूप होता है, हम उसे लिख सकते हैं 3 फीट, तो वह वृद्धि है। अब वृद्धि जो होती है वो विकास में, अगला लाइन ले रहा हूँ, विकास का ही एक भाग होती है। तो विकास में जो है वो वृद्धि क्या रहती है, सम्मिलित रहती है। तो इस आधार पर हम इसका आंसर देंगे। पहला है कि यह व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो यह व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, सही बात है, करता है। यह विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है, सही है। वृद्धि जो होती है
वो विकास का ही एक भाग है। और वृद्धि जो होती है हमारी वो किशोर अवस्था के अंत तक और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक रहती है। ये निरंतर प्रक्रिया नहीं होती, जबकि विकास जो होता है वो निरंतर होता है। जन्म पूर्व से माने गर्भावस्था से लेके मृत्यु उपरांत तक हमारा विकास निरंतर चलता रहता है। तो यह विकास के बच्चों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह विकास का ही एक भाग है। इसका केवल आकलन किया जा सकता है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। इसका आकलन अगला और देखते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया नहीं है। यह बात सही है कि गलत है? यह बात सही है, यह एक सतत प्रक्रिया नहीं है क्योंकि यह किशोर अवस्था के अंत तक प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक ही चलती है। उसके बाद ये क्या होती है, वृद्धि समाप्त हो जाती है। तो ये भी सही है। तो पहला सही, दूसरा सही और चौथा भी सही। अब देखते हैं अपन तीसरा। इसका केवल आकलन किया जा सकता है? नहीं, इसका केवल आकलन ही नहीं किया जा सकता। इसे मापा भी जा सकता है, तोला भी जा सकता है। इसे आप देखकर भी इसका क्या लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ। तो केवल आकलन ये थोड़ा ठीक नहीं, क्योंकि ये वृद्धि का भी भाग है, विकास का भी भाग है। तो इसका जो आंसर होगा, बात ये भी सही है, लेकिन हमें क्या देखना है, इसमें लिखा है ना सबसे कम सत्य है, तो हमें किस पर देखना है, सबसे कम सत्य। बात ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो बिल्कुल सही है, पर ये जो है हमें सबसे कम सत्य देखना है। सत्य तो ये भी है, पर सबसे कम सत्य, तो कब से कम सत्य यही है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। तीसरा दिया गया है, द सिस्टम ऑफ सोसाइटी वेयर इन प्राइमरी पावर, moral authority, social privilege and control of property are dominated by males is known as। इसका हिंदी जो पार्ट है वो कट चुका है, तो इसी में समझते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जो समाज का जो हमारा सिस्टम है उसमें जो पूरी शक्ति है वो पुरुषों को दी जाती है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, सोशल हो या मॉरल अथॉरिटी हो। ये सभी क्या है, पुरुषों के लिए होती है, डोमिनेट बाय मेल्स। तो ये क्या है, तो ये पुरुषत्व है। पुरुषत्व की तो कोई बात ही नहीं। पुरुषत्व माने कोई पुरुष जैसा काम हम करके दिखाते हैं, इसमें पुरुष की भावना ज़्यादा, वो पुरुषत्व होता है, वो नहीं है। मातृसत्ता भी नहीं है। पितृवंशी है, नहीं। ये क्या, पितृसत्ता है। पितृसत्ता के आधार पर हम क्या आता है, आज संपत्ति हमारे पिता हैं, कल उनका पुत्री होगा उस संपत्ति का मालिक, पुत्री नहीं होती है। क्या, पितृसत्ता है। अगर पुत्री होती है उसकी मालिक संपत्ति की पिता के बाद में, तो मातृसत्ता हो जाती। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा वो अपना क्या हो जाएगा, पितृसत्ता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक मार्गदर्शन मुख्य रूप से छात्रों को निम्न में मदद करता है। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन अपन किसी को दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, व्यवसाय करेगा। तो उसे किस में सहायता मिलेगी, जो गाइडेंस मिलेगा वो व्यवसाय में मिलेगा। तो अब इनमें से अपन आंसर देखें कि व्यावसायिक में शिक्षा मिली हो तो का एक जीवन साथी के चयन में सहायता करेगी, कर भी सकती है। दूसरा है एक पेशे के चयन में, हाँ एक पेशे के चयन में जरूर सहायता करेगी, क्योंकि हमने क्या ली है, व्यावसायिक शिक्षा ली है, तो उसके आधार पर हम अपने पेशे का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे सही आंसर यही होगा, इसमें कुछ डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। When twins are born from separate zygote, they are called। जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से पैदा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है। तो पहले अपन यहाँ पर ऑप्शनों पर बात करता हूँ थोड़ी मैं, उसके बाद नहीं, पहले अपन विस्तार से बात ही चर्चा कर लेते हैं। जुड़वा बच्चों की जब भी बात चली है तो मैं आपको बता दूँ
तो जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक सेकंड, अपन कैमरा भी चालू कर लेते हैं। कैमरा कैसे, ये ठीक। जुड़वा बच्चे, तो जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो दो प्रकार से अपने जुड़वा बच्चे होते हैं। एक को बोलते हैं अपन आइडेंटिकल और दूसरे को बोलते हैं अपन फ्रेटर्नल। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो ट्विन देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विंस होते हैं, टू टाइप्स ट्विंस, ठीक है। तो दो प्रकार से जुड़वा बच्चे होते हैं। एक को कहते हैं अपन आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरे को कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इन्हें अपन मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विन होता है उसे अपन मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। तो दो प्रकार के ही ट्विंस होते हैं। तो अब जो अपने पास ऑप्शन आएंगे और वो ट्विंस की बारे में अपन से पूछ रहा है, तो ट्विंस कितने प्रकार के, दो ही प्रकार के होते हैं। अब वो दो ऑप्शन वो दिए हैं उसने, वो तो ऐब ही दे दिए, उनका कोई अर्थ ही नहीं है, तात्पर्य ही नहीं है, क्योंकि ट्विंस तो दो ही प्रकार के होते हैं। अब अपन इनमें समझ लेते हैं। जब यदि अलग अलग युग्म से पैदा हुए हैं, क्या है अलग अलग क्या है, अलग अलग युग्म से पैदा हुए हैं युग्म से, तो वह कौन से ट्विंस होंगे, फ्रेटर्नल होंगे। यदि एक ही युग्म से पैदा हुए हैं, तो वो क्या होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब इनमें इससे आगे एक और क्वेश्चन क्या बनता है, ये क्लियर है। अगर अलग अलग युग्म से पैदा हुए हैं तो वह ये वाला होगा, और एक ही युग्म से पैदा हुए हैं तो ये वाला होगा। अब क्या अंतर होगा, जो इससे पैदा होंगे जुड़वा बच्चे, या तो वो पुरुष होंगे, या तो बालक होंगे, या क्या होंगे, बालिका। उनका जो सेक्स हमेशा क्या होगा, सेक्स हमेशा सेम ही होगा, हमेशा। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर सेक्स अगर समान है तो वो क्या होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सेक्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंस भी हो सकते हैं, डिफरेंट, ठीक है। तो ये अपना एक क्लियर हो गया यहाँ पे। अब अपन आंसर पर चलते हैं। तो ये है प्रश्न था अपना कि जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से पैदा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है। तो अपन ने बताया था अलग अलग युग्मों से पैदा हुए हैं या जाइगोट से पैदा हुए हैं तो वो क्या कहलाते हैं अपने, तो वो अपने कहलाते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। यदि एक ही युग्म से पैदा हुए हैं तो वो कहलाते हैं अपन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है ना। यहाँ वो पूछ रहा है अलग अलग से, तो अपना आंसर हो जाएगा ये। अब जिन बच्चों को जानकारी नहीं होती कि व्हाट आर देयर आर विच टाइप्स ऑफ ट्विंस, तो वो यहाँ पे गलती कर जाएंगे। तो अब ये सिबलिंग और ये दो ऑप्शन ये दिए, ये तो एवं दे दिए, इनका कोई तात्पर्य ही नहीं है, जबकि आंसर तो अपना ये हो गया। अगर वो एक ही युग में से पूछता तो अपना पहले नंबर वाला आंसर हो जाता। ये तो सिबलिंग और स्माउस मीनिंग ये दे दी है हिंदी की। सिबलिंग माने होता है सगे भाई बहन, सगे भाई और बहन,
और स्पाउस माने होती है जीवन साथी। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो अपना आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रेटर्नल ट्विंस हो जाएगा, क्योंकि ट्विंस दो ही प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन और विस्तार से बात कर सकते थे, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए अपन अपने रिलेटेड से ही समझते हुए ज्ञान को और आगे बढ़ रहे हैं। जब एक शिक्षक कक्षा में विविधता पाता है तो यह बेहतर है कि वह, क्या बेहतर हो सकता है? विविधता से मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से हमारे स्कूल में बालक आए हुए हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि मतलब उनकी भाषा, मातृभाषा अलग हो सकती है, उनका ज्ञान का स्तर अलग हो सकता है, उनके तौर तरीके, त्योहार, इन सभी में थोड़ी थोड़ी भिन्नता पाई जा सकती है। अगर अलग अलग प्रकार के बालक अगर हमारी कक्षा में आते हैं तो हम क्या करेंगे? उनकी मेंटलिटी में अंतर हो सकता है। कोई होशियार है, कोई कमज़ोर है पढ़ने में, कोई मध्यम है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? उस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी को सम्मिलित करके पढ़ाना चाहिए। यदि हम उनको ग्रुपों में अलग अलग बांट देंगे तो क्या होगा, उनमें हीन भावना आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने समावेशी शिक्षा लागू कर दी है। समावेशी शिक्षा का ये अर्थ है कि अलग अलग प्रकार के बालकों को बैठा कर एक साथ पढ़ाया जाए। तो इस आधार पर हम इसका आंसर ढूंढेंगे। कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें? नहीं, छोटे समूह में विभाजित नहीं करेंगे, अपन बांटेंगे नहीं। विविधता के अनुसार विद्यार्थियों को वर्गीकृत करें? नहीं, वर्गीकृत तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अलग अलग तो करना ही नहीं हमें। इन सभी को एक साथ मिला लें, ये ठीक है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य भी यही है, सभी को एक साथ मिला लें। तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां है, हर उम्र के छात्रों की एक अधिगम शैली उनके द्वारा प्रभावित होती है। हर उम्र के छात्रों की एक अधिगम शैली उन खाली स्थान उनके द्वारा प्रभावित होती है। तो अधिगम शैली जो है छात्र की किससे प्रभावित होती है? वातावरण से प्रभावित होगी, माता पिता से प्रभावित होगी, स्कूल से प्रभावित होगी, उसके साथियों से प्रभावित होगी, आपके पास कैसी पाठ्य पुस्तकें हैं, कैसे उपकरण है बालक को पढ़ाने के लिए, उनसे भी प्रभावित होगी। उनका कैसा ग्रुप है पढ़ने का, उससे भी प्रभावित होगी उसकी अधिगम की शैली। होती है कि नहीं? जैसा दोस्त होगा वैसे ही दोस्त को देखकर हम पढ़ते हैं। तो इस आधार पर इसका आंसर लगाएंगे उपरोक्त सभी। ये तो छोड़ दो। केवल वातावरण? नहीं, केवल वातावरण का उपयोग, महत्वपूर्ण उपयोग, जैसा वातावरण होगा वैसा ही हम ढल जाते हैं। केवल भावनाओं से, केवल समाज शास्त्रीय आवश्यकताओं, तो हमें क्या समाज भी चाहिए। अच्छा समाज हो तो हम अच्छा सीखेंगे, भावनाएं अच्छी होंगी हैं, वातावरण अच्छा हो और अच्छा सीखेंगे। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इन सभी की ज़रूरत है हमें। अगला है, एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं सबसे पहले कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना की जो शुरुआत हुई थी, ये एक मॉडल था जो कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था कि उन बालकों को देखा जाता है जो पिछड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो विकलांग हो या मानसिक मंदता से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार से जो बालक पिछड़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको इसमें लिया जाता है। तो यह एक प्रकार का क्या था, इसके बारे में बताना है। तो यह एक कक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए बनाई गई योजना है। प्रत्येक छात्र के लिए कक्षा नहीं, ये प्लान, ये तो गलत है। कोई बच्चा पीछे ना छूटे, ये भी ठीक नहीं। ये एक अनुबंध जिसका निर्दिष्ट रूप में पालन किया जाना चाहिए। तो ये क्या था? एक अनुबंध था जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था। इसे आप लोग याद रखें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक समाजीकरण एजेंसी है? समाजीकरण एजेंसी से क्या तात्पर्य है हमारा? जिसमें बालक का क्या हो? समाजीकरण हो, जिसमें बालक क्या हो? कुछ सीखे। तो वो हमारा परिवार भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, पास पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। तो इन सभी लोग जो हैं समाजीकरण एजेंसी में आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा
वो उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कौन सा अनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है, इस पर थोड़ी अपन चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। अच्छा क्वेश्चन है। टर्नर सिंड्रोम जो केवल स्त्रियों में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम तो दोनों में पाया जाता है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो कौन सा अनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है। तो अनुवांशिक विकार जो हैं ये 4 इसमें दिए गए हैं, तो अपन चारों पर चर्चा कर लेते हैं हल्की सी। अपन कैमरा खोले लेते हैं थोड़ा सा, और उसमें क्या मैं आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बता पाऊँगा। ये देखिए, देख सकते हैं। तो जो अपना, हाँ ये देखो, पहला जो अपना दिया है फेनिलकीटोन्यूरिया, मैं शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, फेनिल लिख रहा हूँ, अकेला फेनिल ही लिख रहा हूँ, आप इसे पूरा लिखना। ये कि एक टर्नर जो है अपना टर्नर सिंड्रोम जो है वो केवल किसमें पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। और इसके बाद अपना एक है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और इसके बाद है अपना क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो होता है अपना, ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। तो ये बात, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो है ये केवल पुरुषों में पाया जाता है, और टर्नर सिंड्रोम जो है वो केवल महिलाओं में पाया जाता है। ये किसी में भी पाया जा सकता है, इसकी कोई विशेष वो नहीं है। तो यहाँ से अपन को एक तो हट ही गया अपना 4 में से, क्योंकि ये तो पुरुषों में पाया जाता है। ये भी बन सकता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा है जो केवल पुरुषों में पाया जाता है, तो वो तब आंसर अपना ये होगा। अभी ये हो जाएगा, ठीक है। अब इनके लक्षण क्या है, जो महिलाओं में पाया जाता है उनमें क्या महिलाओं का विकास क्या होता है, हो नहीं पाता है, और जो पुरुषों में पाया जाता है पुरुषों में नहीं हो पाता है। सो सिंपल बात है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इससे रिलेटेड जो महिलाएं होती हैं उनमें ऊंचाई जो होती है उनकी कम होती है, और उन्हें दिल की बीमारी भी हो सकती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें महिलाओं में अल्प विकसित अंडाशय, गर्भाशय और स्तन पाए जाते हैं। इस प्रकार जिसका रोग जिन महिलाओं में पाया जाता है उनमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती, मतलब वो बालकों को जन्म नहीं दे पाएंगी। और इस सिंड्रोम की जो खोज की थी वो की थी अपनी हेनरी एच टर्नर ने 1938 में। आप लिख लेना हेनरी एच टर्नर। ये पूछा जा सकता है कि टर्नर सिंड्रोम की खोज किसने की थी, तो हेनरी एच टर्नर ने 1938 में इसकी खोज की थी। तो पहला ये हो गया हेनरी एच टर्नर। दूसरे की अपन बात कर रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम की अगर अपन बात करें तो डाउन सिंड्रोम जो होता है, ये जो रोग होता है ये सेल डिवीज़न जो होता है तो हमारा नहीं हो पाता ढंग से, उसके कारण यह रोग होता है। इसमें क्या होता है डाउन सिंड्रोम में, इसमें जो हमारा 21 गुणसूत्र जो होता है उसकी एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है सेलों के विभाजन से, उस कारण यह रोग होता है। डाउन सिंड्रोम के 3 प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखना। और इसकी जो खोज की थी डाउन सिंड्रोम की वो 1866 में लैंग डाउन ने की थी।
इसमें क्या होता है, इसके लक्षण है कि ललाट चौड़ा, कद छोटा, छोटी उंगलियां, आईक्यू कम और मंद बुद्धि बालक होता है। साथ में मुंह खुला रहता है जिसको यह रोग होता है, और बाहर जीभ निकली रहती है। क्लियर है। उसके बाद जो अपना अगला है फेनिलकीटोन्यूरिया, ये केवल पुरुषों को होता है, जिसकी खोज की थी एच एफ के द्वारा, एच फेनिलकीटोन्यूरिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1942 में इसे दिया था। इसमें क्या होता है कि नर में एक एक्स गुणसूत्र जो होता है वो अतिरिक्त होता है, जिसके कारण पुरुषों में क्या है, पूर्ण विकास नहीं हो पाता पुरुषों का। उनमें कह सकते हैं अपन औरतों के गुण आ जाते हैं, कहते हैं ना इसमें तो औरतों के गुण है, वही। इसमें क्या पुरुषों में के जो जनन अंग होते हैं उनका भी विकास नहीं हो पाता है सही ढंग से, तो कह सकते हैं स्त्रियों में फिर दिखते हैं। और अगला है इसमें अपना अरे गलत हो गया थोड़ा, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, सॉरी लास्ट वाला चौथा, वो केवल पुरुषों में पाया जाता है। मैं गलत बोल गया, जो केवल पुरुषों में पाया जाता है, जिसे एच एफ क्लाइनफेल्टर्स ने दिया था 1942 में। ठीक है। और जो अपना फेनिलकीटोन्यूरिया है पहले नंबर का, उसमें क्या होता है, वो एक अलिंग गुणसूत्र से संबंधित रोग है, जिसमें गुणसूत्र नंबर 12 पर स्थित जीन में से संबंधित रोग होता है। तो ये सब क्लियर हो गए होंगे आपको। जो क्लाइनफेल्टर माने जो चौथा रोग है वो केवल पुरुषों से संबंधित है। ये जो है ये केवल पुरुषों से संबंधित रोग है, अगर पूछे पेपर में पुरुषों से संबंधित रोग कौन सा। और टर्नर सिंड्रोम जो है वो केवल स्त्री से संबंधित रोग है। ठीक है। और जो फेनिलकीटोन्यूरिया है ये एक अलिंग रोग है। ये तीनों रोग जो हैं ये सभी लिंग रोग हैं और ये अलिंग रोग है। क्लियर है। जब ये भी पूछ सकता है इनमें अलिंग रोग कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये लिंग रोग हैं तीनों के तीनों। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगला है कि समाजीकरण को सफल बनाने के लिए माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि वे शिशु के जन्म में खाली स्थान को जल्द से जल्द स्थापित करें। शिशु है, शिशु को आप नियमों में नहीं बांध सकते, तो पहला तो गलत है। नियमों में कभी भी नियम आए किसी से भी रिलेटिव, वो हमेशा क्या रहे, गलत होगा। प्रतिबंध नहीं लगा सकते हम। अब रहेगी बात तालमेल और दिनचर्या की, तो हम शिशु का तालमेल तो नहीं बैठा सकते, कोई समस्या तो ही ना कि तालमेल बैठा रहे। हम शिशु के लिए क्या करेंगे, एक निश्चित रूटीन माने एक दिनचर्या बनाएंगे निश्चित। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वॉटसन ने क्लास की कंडीशनिंग, क्वेश्चन है, वॉटसन ने क्लास की कंडीशनिंग के प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया था। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर है, खरगोश ने किया था। क्लास की कंडीशनिंग आप समझ रहे होंगे कि ये तो पावलाव से रिलेटिव है, तो पावलाव के आधार पर ही वॉटसन ने क्या क्लास की कंडीशनिंग का प्रयोग किया था, जो कि खरगोश पे किया था। इसमें एक अल्बर्ट नाम का शिशु होता है जिस पर ये खरगोश के जैसा रूप बनाकर कागज़ वगैरह का कुछ और उसके सामने रख देते हैं, और जब भी वो खरगोश के पास में जाता है तो एक जोर से चिल्लाते हैं या हैमर से आवाज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, बालक डर जाता है। बालक के इस डरने से क्या उसमें एक बॉन्ड दोनों के बीच में बन जाता है कि बालक को, अल्बर्ट नाम बालक को खरगोश से डर लगने लगता है। तो जब भी वो उस प्रकार की आकृति देखता है तो डर जाता है। यह सिद्धांत जो है वॉटसन ने दिया था खरगोश पर करके। ठीक है। अगला है 13वां, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता, जिन घरों में बच्चों का संबंध अच्छा होता है वो कैसे होंगे, समाज में उन्नति करेंगे, दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे, है ना, और ऐसे गुण आ जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। और जिनमें अच्छा नहीं है संबंध माता पिता के साथ, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा नहीं है,
तो उनमें क्या होगा, ये सब अच्छे गुण नहीं होंगे, खराब गुण होंगे। कम आवेगी होंगे, नहीं, ये तो अच्छा गुण है, कम आवेगी माने क्रोध कम आना, तो ये नहीं हो सकता। वो अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले होंगे। अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले तो तब होते जब उनका रिलेशन अच्छा होता, का रिलेशन ही अच्छा नहीं है तो अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले भी नहीं होंगे। दूसरों के प्रति असहिष्णु होंगे, सही बात है, दूसरों के प्रति कैसे होंगे, असहिष्णु होंगे। सामाजिक भागीदारी में सफल, तो अच्छे संबंध होते तो सफल होते सामाजिक भागीदारी में। तो ये तो क्या होंगे, सामाजिक भागीदारी में क्या नहीं होंगे, समझ पा रहे हैं आप। अच्छा नहीं होता, जिनके समाज अच्छे नहीं होते वे क्या सामाजिक भागीदारी में सफल नहीं होंगे। पर इसमें क्या लिखा है, सामाजिक भागीदारी में सफल, तो ये भी गलत। आओ आंसर लगाते हैं। कम आवेगी, ये तो अच्छे संबंध वालों का है, तो ये गलत। अच्छे बौद्धिक नियंत्रण, ये भी किसका, अच्छे गुणों वालों का, तो ये भी गलत इस प्रश्न के हिसाब से। सामाजिक भागीदारी में सफल नहीं, अगर संबंध अच्छे होते तो सामाजिक भागीदारी में भी सफल हो जाते। दूसरों के प्रति असहिष्णु, ये सही हो जाएगा इसके आधार पर। चौथा आंसर हो जाएगा। क्लियर। शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा में शामिल है। शिक्षार्थी शिक्षा से तात्पर्य है कि शिक्षार्थी को केंद्र में रखा जाए, बाकी सब उसके इर्द गिर्द रहें। तो इस प्रकार की शिक्षा में बालक के अनुसार शिक्षा दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, वर्ष भर उसका सतत क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। जैसे लेकिन ये कह रहा है वर्ष के अंत में मूल्यांकन, वर्ष के अंत में भी मूल्यांकन होता है, लेकिन वर्ष के दौरान भी पढ़ाते समय भी मूल्यांकन होता है, जैसे अपन आकलन कहते हैं। तो इस आधार पर ये गलत। अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण, इसे छोड़ देता हूँ अभी। अध्ययन कार्यक्रम द्वारा नियंत्रण और अनुशासन बल, अनुशासन पर बल नहीं देना है। डिसिप्लिन रूल्स कभी भी आ जाएं वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा, इसे आप मानकर चलिए। अब दो गलत अब है, अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण और अध्ययन कार्यक्रम द्वारा नियंत्रण। तो अध्ययन कार्यक्रम द्वारा नियंत्रण तो नहीं करेंगे हम, इसमें जो ऑप्शन लगाएंगे वो अपना क्या लगाएंगे, दूसरा अपना आंसर लगा देंगे। अधिगम प्रक्रिया पर क्या करेंगे अपन, नियंत्रण होगा, अधिगम पर ही नियंत्रण होगा। अध्ययन पर नियंत्रण नहीं कर सकते किसी के पे, कोई बालक कितना पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा इस पर अध्ययन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। अगला है तैराकी या घुड़सवारी अधिगम, खालिस्तान अधिगम होता है। तो घुड़सवारी या तैराकी अधिगम किस प्रकार का अधिगम होता है, तो जिसमें हम अपने शरीर का यूज़ कर रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, पाँव चला रहे हैं, तो उस प्रकार का जो अधिगम होता है उसे अपन मोटर अधिगम कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे जीन प्याजी ने बताया है, जब बालक छोटा होता है 0 से 2 वर्ष का, तो किससे सीखता है, मोटर से सीखता है, हाथ पैर हिला के। ठीक है ना। तो आज के लिए 15 क्वेश्चन पर्याप्त हैं, अगली बार हम 15 क्वेश्चन की सीरीज और लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिएगा मेरे चैनल को और लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।